फ्रेंड्स, कल बाजार ने बहुत ही जबरदस्त अप डाउन दिखाया। एक तरफ तो भयंकर गिरावट के साथ में शुरुआत हुई, यानी 1000 पॉइंट की कम से कम गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद में जो रिकवरी हुई वो बहुत ही शानदार थी, यानी करीब 400 पॉइंट की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी। लेकिन अब कल क्या होगा? क्या कल तेजी बनेगी या फिर गिरावट के साथ में शुरुआत होगी? तो बाजार के लिए दो बड़ी अपडेट निकल कर आई है। एक तो हमारे पास जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आ चुके हैं, दूसरी तरफ ऑटो सेल के आंकड़े भी आ चुके हैं। उसका इफेक्ट हमें बाजार पे देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ रसिया से बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, उसका भी असर देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट कैसे है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इंडियन रुपीज की क्या कंडीशन है, गोल्ड की क्या प्राइस है, वो सारा बाजार के ऊपर डिपेंड करता है। तो उन सबको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कल का बाजार कैसा रह सकता है। कल क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर बाजार से दूर होने की संभावना तलाशनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार रसिया का मामला बहुत एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ी रशियन आर्मी लगातार जा रही है कीव की तरफ, और ये आर्मी अगर कीव में घुस गई और अगर युद्ध तेजी से बढ़ेगा तो क्या बाजार में बड़ा क्रैश की संभावना बनेगी? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो कल शुरुआत हुई थी 55,329 पर और हाई बनी थी 56,324 की, लो है 54,833 का और अंत में 56,247 पर क्लोजिंग थी। 388 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, 0.70% अप पर। लेकिन उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई, यानी पिछले दिन की क्लोजिंग से करीब 1000 पॉइंट गिर गया था सेंसेक्स, लेकिन फिर काफ़ी अच्छी रिकवरी भी हुई। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो शुरुआत हुई थी 16,481 पर, हाई बनी 16,815 की, लो है 16,356 का, अंत में 16,793 पर क्लोजिंग रही। 135 पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, यानी 0.81% पॉजिटिव रहा। अब यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल मार्केट देखें तो डाउ जोन में गिरावट है, 33,892 का स्तर देखने को मिला है, करीब 166 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, 0.49%, यानी आधा प्रतिशत डाउ जोन भी गिरा है। INX S&P 500 की बात करें तो 4,373 पर है, जहाँ पे करीब 0.24% की गिरावट देखने को मिली। तो फ्रेंड्स, नेस्डैक की बात करें तो यहाँ पे तेजी है, करीब 13,751 पर है, जहाँ पे 0.41% की तेजी है। रसेल 2000 इंडेक्स की बात करें तो 2048 पर है, जहाँ पे 0.35% की तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे XY की बात करें तो 1464 पर है, जहाँ पे 1.99% की तेजी देखने को मिली है। तो अमेरिकन बाजार में गिरावट है, लेकिन आज के बाजार तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो हो सकता है कल हमारे भी कुछ पॉजिटिव शुरुआत हो सके। लेकिन सब कुछ दारोमदार उसी पे डिपेंड करता है कि कल लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल के आती है रसिया यूक्रेन से। अगर कल के बाजार के विनर देखें तो हिंडाल्को इंडस्ट्री थी, जिसकी हमें 573 की प्राइस देखने को मिली, 7.46% अपर था। टाटा स्टील 1220 की प्राइस देखने को मिली। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की बात करें तो 209 पर था, जहाँ पे 6.01% की तेजी देखने को मिली। JSW स्टील की बात करें तो यहाँ पर हमें 627 की प्राइस आती हुई दिखाई दी है, 4.82% अपर था। BPCL 349, 4% की तेजी। लेकिन यहाँ पे जो लूजर भी थे बाजार के कुछ, जिसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस है जो 523 पर आ चुका है, 2.91% गिरा। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज की बात करें तो 4063 का स्तर देखने को मिला, 2.71% की गिरावट। M&M की बात करें तो 790 की प्राइस है, 2.07% की गिरावट है। और एक्सिस बैंक की बात करें तो 724 पर, जहाँ पे 2.06% की गिरावट हुई। HDFC बैंक में भी 1426 की प्राइस देखने को मिली, 2.05% गिरावट के साथ में। तो कल बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी। फ्रेंड्स, अगर हम गोल्ड प्राइस की बात करें तो फिलहाल 52,260 पर है 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के। तो फिलहाल जो प्राइस है थोड़ी सी इसमें बढ़त है। तो जब तक गोल्ड तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा तो बाजार के लिए तो ये फिर मामला अच्छा नहीं बनता है, क्योंकि गोल्ड गिरेगा तभी बाजार में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, क्योंकि नहीं तो लोगों का रुझान गोल्ड की तरफ बढ़ेगा। अगर हम डॉलर के सामने रुपीज़ की बात करें तो फिलहाल 75.622 की प्राइस है। और यूरो की बात करें तो फिलहाल 84.45 की प्राइस है। ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो 101.26 की प्राइस। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो फिलहाल रुपीज़ के सामने 54.93 की प्राइस है। और अब यहाँ पे चलते हैं हम अपडेट की तरफ। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग छठे दिन लगातार जारी है। रूसी फौज लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ बढ़ रही है। इस बीच अमेरिकी सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजी की तरफ से जारी फोटो से ये पता चला है कि सोमवार को रूस की सेना राजधानी कीव से लगभग 27 किलोमीटर दूर
एंटोनोव हवाई अड्डे के पास तक पहुंच चुकी है। मैक्सार टेक्नोलॉजी के जारी किए गए फोटो में रूसी सेना का काफिला कम से कम 64 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। इस काफिले में टैंक, बख्तरबंद ट्रक, मिलिट्री गाड़ियां शामिल है। रूस के इस कॉन्वॉय को देखकर लगता है कि यूक्रेनी शहर को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में है रूस। सैटेलाइट तस्वीरों से रूसी सेना का मूवमेंट देखने को मिल रहा है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि रूस बड़े स्तर पर यहाँ पे तबाही करने को तैयारी कर रहा है और पूरी तरह से कब्जे करने के लिए अब रूस बड़ी सेना का इस्तेमाल कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी ताकत लगा रहा है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला और तेज हो गया है। इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। ब्रिटिश मीडिया ने आशंका जताई कि यूक्रेन को युद्ध में जल्द घुटने पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन सबसे घातक हथियारों में से एक, उसका फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ऐसा होता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा विनाशक हो सकता है। लेकिन इसके बीच में हमारी जो स्टूडेंट फंसे हुए हैं यूक्रेन में, उनको लाने के लिए लगातार कोशिश जारी है। तो करीब अब तक 8 फ्लाइट आ चुकी है जिनमें लगातार स्टूडेंट को लाया जा रहा है। सबसे पहले फ्लाइट 26 फरवरी को आई थी जिसमें 219 स्टूडेंट को लाया गया था। फिर दूसरी फ्लाइट 27 फरवरी को आई जिसमें 250 स्टूडेंट को लाया गया। तीसरी फ्लाइट जो थी वो 27 फरवरी को ही आई है जिसमें 240 स्टूडेंट और आए। फिर चौथी फ्लाइट 27 फरवरी को आई जिसमें 198 स्टूडेंट आए। पाँचवीं फ्लाइट 28 फरवरी को जिसमें 249 स्टूडेंट को लाया गया। छठी फ्लाइट भी 28 फरवरी को आई जिसमें 240 स्टूडेंट और आए और सातवीं फ्लाइट आज आई है जिसमें 182 स्टूडेंट आए और बाद में आठवीं फ्लाइट जो भी आई है उसमें करीब 218 स्टूडेंट आए। तो लगातार लाया जा रहा है लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे फंसे हुए और यहाँ पे बच्चों को लाने के लिए कोशिश की जा रही है। इसके लिए 4 केंद्रीय मंत्रियों को कमान दी गई है। केंद्र के 4 मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचकर वहाँ से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस पर यूक्रेन के हमले के 6वें दिन खार्किव शहर में एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई है। नवीन कुमार नाम के एक स्टूडेंट की मौत हो चुकी है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई है और ये जो इसकी डेथ हुई है इसकी वजह है कि वो राशन लेने के लिए लाइन में खड़ा था और वहाँ पे रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ हमले किए और इसमें इनकी डेथ हो गई है। तो ये जानकारी मिल चुकी है और ये कर्नाटक का रहने वाला है। इसकी एज 21 ईयर की थी और ये खाने के लिए राशन की लाइन में खड़ा था क्योंकि ये लोग बंकर में फंसे हुए हैं और उनके पास पूरी तरह से खाने की कोई व्यवस्था नहीं है और इसीलिए वो बाहर निकले थे लेकिन वहाँ पे गोली का शिकार हो गया। तो ये बहुत ही दुखदायक खबर है और हमारे एक स्टूडेंट की जान चली गई। तो अब सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई निर्णय लेना होगा और मामला सब बिगड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब ये धीरे धीरे एक बड़े युद्ध की तरफ बदल रहा है और पूरी तरह से इसको जल्दी से जल्दी नहीं संभाला गया तो ये बहुत ज़्यादा फैल सकता है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल की घड़ी है और ऐसे में बाजार भी किस तरह से रिएक्ट करेगा इसको कोई नहीं कह सकता। यहाँ पे एक अच्छी खबर निकल कर आई है, हमारे जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आ चुके। तो फरवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन करीब 1,33,026 करोड़ रुपीज़ का रहा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। इससे पहले एक साल पहले ये जो आंकड़ा है उससे 18% की बढ़त देखने को मिली है। तो बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि रोजाना कलेक्शन का औसत निकाले तो जनवरी में ज़्यादा कलेक्शन रहा है क्योंकि फरवरी में 28 दिन का ही दिन होता है जबकि जनवरी का महीना 31 दिन का होता है। जनवरी महीने में हर दिन औसत कलेक्शन 4,464.32 करोड़ रुपीज़ का रहा है जो फरवरी में 4,750.92 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। और सबसे अच्छी बात है फरवरी 2020 की तुलना में इस बार 26% की बढ़त आई है। इसके साथ जीएसटी सेस कलेक्शन में भी पहली बार 10,000 करोड़ रुपये के पार चला गया है। 2017 जुलाई से लगातार 5वीं बार जब कलेक्शन 1.3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हुआ है। सेटलमेंट के बाद सीजीएसटी करीब 50,782 करोड़ रुपये बैठा है और एसजीएसटी करीब 52,688 करोड़ रुपये बैठा है। तो इस बार आंकड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे। कोरोना के बहुत सारे लॉकडाउन लगे उसके बावजूद भी जो रेवेन्यू बढ़ा ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। बाजार इसके लिए पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। फिलहाल एक बाजार के लिए बुरी खबर थी जिसको हमने कल डिस्कस किया था कि जीडीपी ग्रोथ जरूर हमारी कम हो गई है, उसमें 3% की गिरावट देखने को मिली है जो 5.4% रही है। अब यहाँ पे एक और आंकड़ा निकल कर आया है ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरफ से। तो ऑटोमोबाइल कंपनियों ने फरवरी महीने में एक बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए। मारुति सुजुकी व्हीकल की बिक्री फरवरी में 6.26% बढ़कर करीब 1,64,056 यूनिट हो गई है। वही टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में फरवरी में 39,981 यूनिट की बिक्री हुई है जो पिछले महीने की तुलना में 1.95% कम है। और महिंद्रा ने पिछले महीने की तुलना में 16.34% की ग्रोथ दिखाई है। महिंद्रा के ऑटो सेगमेंट में करीब 54,455 यूनिट की बिक्री हुई है जो पिछले महीने की तुलना में करीब 16.34% की ज़्यादा है। और जिस तरह से जीएसटी का कलेक्शन बहुत ही अच्छा हुआ है तो बाजार इसको पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है रशिया यूक्रेन का मामला। अगर ये पूरी तरह से सेटलमेंट नहीं होगा तो यहाँ पे बाजार पे उसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि कल भी बाजार गिरावट के साथ में खुले।
एक बार बाजार के लिए हम उसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, निफ्टी 50 का क्या रुझान रह सकता है। तो यहाँ से अगर और गिरावट होती है तो निफ्टी 50 को पहला सपोर्ट 16,494 पर मिलेगा। उससे भी नीचे अगर गया तो निफ्टी 50 फिर 16,195 पर सेकंड सपोर्ट है, इसको भी तोड़ दिया तो फिर निफ्टी 50 16,035 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ माहौल बनने लगा तो जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 16,954 का है, इसको ब्रेक किया तो फिर 17,114 पर निफ्टी 50 जा सकता है। और तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 17,414 का है। तो तेज़ी बनी तो भी 17.5 के आसपास निफ्टी 50 जा सकता है, तो फिर कुछ माहौल बन सकता है। फिलहाल एक ही राय है आपके लिए कि कोई भी लॉन्ग पोजीशन न बनाए और बड़ी एग्रेसिव खरीदारी न करे। क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा दाव लगाए, क्योंकि बाजार में हो सकता है कभी भी बड़ी गिरावट भी हो जाए या फिर यहाँ से बाजार बाउंस बैक भी देते। तो ऐसे में निवेश थोड़ा करें और अच्छे स्टॉक में करें, और ज़रूर करें क्योंकि डिप में खरीदारी करनी चाहिए। डीआई लगातार खरीदारी करे। ये बात अलग है कि एफआई अभी भी बाजार में सेलर बने हुए, लगातार कई दिनों से सिर्फ वो माल बेच रहे, और जब तक एफआई खरीदारी शुरू नहीं करेंगे तो बाजार में बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं बनेगी। तो वेट एंड वॉच हमें करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारहवीं ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।